गैसियस एक्सचेंज इन मैन। लंग्स इंसानों में मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स हैं। ये अपर चेस्ट कैविटी में पाए जाते हैं। आज हम एयर के बारे में पढ़ेंगे। आप जानते हैं कि इन्हेलेशन के दौरान ये हमारे जिस्म में दाखिल होती है और जब हम एक्सेल करते हैं तो ये बाहर आती है। हवा नोस्ट्रल्स के ज़रिए हमारे जिस्म में जाती है, फिर नेज़ल पैसेजेस में, फिर फेरिंग्स, फिर लैरिंग्स, फिर ट्रैकिया में, फिर ब्रोंकाई और फिर जाके एल्वियोलाई में। हवा नोस्ट्रल्स के थ्रू अंदर जाती है जहाँ प्रोजेक्टिंग नेज़ल हेयर्स डस्ट और डेब्रीज को फिल्टर करते हैं। वो हवा जो नेज़ल कैविटी में दाखिल होती है जहाँ एपिथेलियम के नीचे जो ब्लड वेसल्स होती हैं उनको गर्म करती हैं। हवा फिर फेरिंग्स में जाती है जो उसको गर्म और हवा को मज़ीद फ़िल्टर करती है और फिर हवा ग्लोटिस में जाती है और ये हमेशा ओपन होता है सिवाय कोई चीज़ निगलने के वक्त। लैरिंग्स और ट्रैकिया से पास होने के बाद जो कि मज़ीद डिब्रीज को ट्रैप करती है और फिर ये ब्रोंकस से होकर हमारे लंग्स तक पहुंचती है। लंग्स ब्लड सप्लाई में रिच होते हैं और ये गैसियस एक्सचेंज के लिए एक्टिव साइट होते हैं। बाएं लंग में 2 लोब्स होते हैं और दाएं लंग में 3। हर लंग प्लूरल मेम्ब्रेन के साथ बंद होता है। लंग्स के नीचे कुछ मसल्स होते हैं जिनको डायाफ्राम कहते हैं। लंग्स के अंदर जो ब्रोंकस है वो 2 स्मॉलर ट्यूब्स में डिवाइड होती है जिनको ब्रोंकियोल्स कहते हैं। ब्रोंकियोल एल्वियोलाई के साथ अटैच होती है। एल्वियोलाई एयर सैक्स होती हैं जिनकी थिन वॉल्स होती हैं और उनकी सरफेस मॉइस्ट होती है और ब्लड कैपिलरीज का नेटवर्क एल्वियोलाई को कवर रखता है। जो हवा से ऑक्सीजन आती है वो ब्लड सप्लाई में डिफ्यूज़ होती है। कार्बन डाइऑक्साइड एल्वियोलाई में वापस डिफ्यूज़ होती है और जो एल्वियोलाई है इसका स्ट्रक्चर बहुत फैसिनेटिंग है। गैसियस एक्सचेंज के लिए बहुत अडेप्टिव है। ना सिर्फ ये कैपिलरीज के साथ वेल अलाइंड है, इसका लार्ज सरफेस एरिया भी है ताकि डिफ्यूजन ज़्यादा हो सके और इसकी सरफेस मॉइस्ट होती है ताकि गैसेस डिसॉल्व हो सकें, वो भी डिफ्यूजन से पहले। जो एल्वियोलाई और ब्लड कैपिलरीज की वॉल्स हैं वो एक सेल जितनी ही थिक हैं, सो जो डिफ्यूजन होती है वो बहुत तेज़ होती है और एल्वियोलाई और कैपिलरी के दरमियान एक शॉर्ट डिस्टेंस भी है। सो जब हम सांस लेते हैं तो क्या होता है एक्चुअली, जो हमारे सांस लेने का अमल है इसमें इन्हेलेशन और एक्सहेलेशन होती है। इंस्पिरेशन में एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। जो रिब्स हैं वो बाहर की तरफ स्विंग होती हैं, डायाफ्राम कॉन्ट्रैक्ट और नीचे की तरफ हो जाता है और इसके रिटर्न में थोरेसिक कैविटी की वॉल्यूम इंक्रीज़ होती है। थोरैक्स कैविटी में जो वॉल्यूम का इंक्रीज़ होता है उसकी वजह से कैविटी और लंग्स में एयर प्रेशर कम होता है। लंग्स के अंदर जो गैसेस हैं वो एक्सपैंड होती हैं ताकि जितने भी अवेलेबल स्पेस है उनमें ये फैल जाएं। जो ऑक्सीजन की अमाउंट होती है इंस्पिरेशन के टाइम वो 21% होती है और फिर कार्बन डाइऑक्साइड 0.04%, नाइट्रोजन 79%, मॉइस्चर डस्ट जो कि वेरिएबल क्वांटिटीज़ में होती है और जो हवा का टेम्परेचर होता है वो 20 डिग्री सेल्सियस होता है। अब जो ऑक्सीजन की अमाउंट होती है एक्सपिरेशन के दौरान वो 17% होती है। कार्बन डाइऑक्साइड की 4%, नाइट्रोजन 79%, जिसकी वजह से जो एयर का टेम्परेचर होता है वो बढ़कर 37 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। ये बात नोट करने की है, जो ऑक्सीजन 21% था जब बॉडी में दाखिल हो रहा था उसमें से सिर्फ 4% ऑक्सीजन जो है वो ब्लड स्ट्रीम में डिफ्यूज़ होता है और इसके साथ साथ जो नाइट्रोजन की अमाउंट है वो सेम रहती है। इससे ये पता लगता है कि नाइट्रोजन गैसियस एक्सचेंज प्रोसेस में इन्वॉल्व नहीं होती। एक्सपिरेशन में इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। रिब्स नीचे की तरफ कॉन्ट्रैक्ट होती हैं और डायाफ्राम रिलैक्स होकर ऊपर की तरफ जाता है। थोरेसिक कैविटी की वॉल्यूम में रिडक्शन होती है जिसकी वजह से एयर बाहर एटमॉस्फेयर की तरफ निकल जाती है। हमारे दिमाग में जो रेस्पिरेटरी सेंटर है वो लोअर मेडोला ओब्लोंगाटा की जगह पर पाया जाता है। जो रेस्पिरेटरी सेंटर के लिए स्टिमुलस होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस में होता है। जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल इंक्रीज़ होता है वैसे ही जो सांस लेने का रेट है वो भी बढ़ जाता है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड के लेवल बहुत ज़्यादा गिर जाएं तो ये रेस्पिरेटरी सेंटर को इनएक्टिवेट कर देता है जिसकी वजह से हमारी मौत वाक़ई हो सकती है।